हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। वहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे आप सबको मिल जाएगा। यहाँ पे बोलता है RM फैन को कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पे वो उसका कॉलर पकड़ के उसे खूब मारता है, लेकिन यहाँ पे फैन भी फ्रेंड कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो मार खा लेता है। गलती तो उसकी थी, रिग्रेट तो बहुत हो रहा था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि रिग्रेट होने टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करना। तभी यहाँ पे फैन काफ़ी गुस्सा आता और कहता अगर तुम अच्छे होते इतने ही तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते, बल्कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती अमेरिका वापस लेके जाते। मतलब आज फैन इतना अच्छा हो गया फ्रेंड कि वो किसी और को कह रहा है कि अमेरिका लेके जाने के लिए। क्या लगता है आपको उस टाइम वो पॉसिबल करने देता? इम्पॉसिबल था। इधर बोलता है कि मेरा बेबी कहाँ है, लेकिन यहाँ पे RM उसे कुछ भी नहीं बताता। कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा बेबी कहाँ है। यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। ठीक है, तुम मुझे बताओ, लेकिन मैं अपने बेबी को ढूंढ लूँगा। यहाँ पे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम अपने बेबी को खुद से क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत ले रहे हो? क्या पता वो तुम्हें पहचाने या फिर पहचाने से इनकार भी कर सकता है। ये तो अब तुम ही जानते हो कि तुम एक कैसे डैड हो, क्योंकि 6 साल तो तुमने अपना सब कुछ लॉस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे फैन को बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है फ्रेंड कि उसने अपना बेबी भी खो दिया, सब कुछ। अब उसे सच में 6 साल के बाद कोई बच्चे को बोलता है कि वो उसका डैड है तो पॉसिबल नहीं है उस बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि RM और यहाँ पे होश आता है शी को, तो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे फैन काफ़ी टूट जाता है, सोचता है कि वो अंदर जाए, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है इतना कुछ करने के बाद कि वो उससे फेस कर सके, इसलिए वो वहीं पे खड़ा रहता है। तभी यहाँ पे RM बोलता है तुम टेंशन मत लो, मामा का फ़ोन आया था, मामा कह रही है कि तुम कहाँ हो। तभी यहाँ पे शी बोलती है प्लीज़ मामा को ये सब कुछ भी मत बताना, ये सब सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहने दो। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मामा को अपनी बीमारी का बताए, क्योंकि उसे पता था कि शी की माँ वैसे ही उनकी किडनी ख़राब है, कहीं और स्ट्रेस ले ली तो कहीं उससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो बोलती है प्लीज़ कुछ भी हो जाए RM, मामा को ये सब चीज़ नहीं बताना, कह देना कि मामा को कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आके उनसे मिल लूँगी, क्योंकि वो तो खुद बीमारी से बेचारी झूल रही थी। यहाँ पे वो बोलता है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इस बार मैं नहीं कुछ भी सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे बेचारी खामोश हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है अपनी माँ का, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी फ्रेंड। बहुत ही मुश्किल से उसने ढूंढा था, उन सब चीज़ों से निकाला था बाहर। अब नहीं चाहती थी कि वो उसकी माँ को कुछ हो। यहाँ पे RM कहता है डोंट वरी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, पैसे का भी सारा पैसा का अरेंजमेंट मैं करूँगा तुम्हारी मामा के लिए, क्योंकि जैसे वो तुम्हारी मामा है वैसे वो मेरी भी है। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस तुम अपना सोचो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। यहाँ पे RM बोलता है तुम्हें सिर्फ फ़िलहाल तो अभी अपना सोचना है, और तुम्हारी मम्मा अभी मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अभी कोमा में है। उसकी जो मम्मा है फ्रेंड वो फ़ोन करके कोमा में चली जाती है, क्योंकि उसकी भी कंडीशन सही नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, लेकिन RM उसको संभालता है और कहता है जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओगी तब ना तुम अपनी मम्मा और अपने दोनों बेबी को संभाल पाओगी। तुम्हें तो पता है ना शी, तुम्हारे लिए कितना हार्ड वर्क चल रहा है। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे पता है, मैं खुद से हिम्मत हार नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी अपनी ज़िंदगी से, मैं लड़ूंगी। बेचारी बोल के काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि फ्रेंड उसकी भी ज़िंदगी का कुछ भी कह नहीं सकते थे कि वो जिएगी या मरेगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब फैंक सुन रहा होता है, फैंक काफ़ी रोने लगता है फ्रेंड्स की ये सारी बातें सुन के, क्योंकि वो एकदम से टूट जाता है, उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। कहता है RM ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। यहाँ पे वो चला जाता है बाहर जहाँ खड़ा होता है फैंक। अब यहाँ पे फैंक को देखता है वो और कहता है अगर तुम्हारा दिल है उससे मिलने का तो तुम उससे मिल सकते हो। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। तभी यहाँ पे देख लेती है शी भी फैंक को कि वो किस तरीके से बाहर खड़ा हुआ है और बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पे RM बोलता है बस इस बार कोई गलती तुम मत करना, याद रखना मेरी बात को। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कह के वो चला जाता है अंदर। अब यहाँ वो शी को देखता है फ्रेंड, जहाँ वो उसको देखकर काफ़ी रोने लगता है। शी हंसती है, कहती क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने ब्रेव हो, सडनली तुम्हें क्या हो गया फैंक। यहाँ पे वो बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ शी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे माफ़िल के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि
ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुई है। मैंने ही ये सब चीज़ किया है और तुमसे करवाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तुमने कहा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी मामा को। मैं उन्हें ठीक करूँगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारी मामा को कुछ भी मैं होने नहीं दूँगा। बस तुम ठीक, आई प्रॉमिस, सब ठीक कर दूंगा। मैं सब कुछ पहले जैसे कर दूंगा, जैसे सब कुछ पहले हुआ करता था। मैं और तुम और कोई भी नहीं। यहाँ पे शी उसकी बातें सुन के हंस रही होती है फ्रेंड, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इंसान सच में इतना चेंज हो गया है या फिर उसको इतना बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से वो पागल हो चुका है। यहाँ पे शी बोलती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो। यहाँ पे कहता है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं चाह रहा था तुमसे बात करना, पर मैं कैसे बात करूँ तुमसे? मैं क्या बात करूँ? मैं कैसा फेस दिखाऊँ? मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी मांग सकूँ, तुमसे कुछ कह सकूँ। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। और एक तुम, जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। यहाँ पे शी सिर्फ सुन ले रही होती है उसकी बातें। यहाँ पे वो बोलता है मैं बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकता हूँ शी, लेकिन मैं आज का कल अच्छा कर सकता हूँ। हमारा आज, प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। यहाँ पे शी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था ना फैंग कि मैं जीऊँ या मरूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर आज तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ। तुम्हारी लाइफ से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब मेरे दिल में वैसा कोई फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे कहता फैंग नहीं शी, ऐसा मत बोलो प्लीज़। मैं बहुत बड़ा सॉरी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पहले जैसा गलतियाँ कभी नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करो। लेकिन अब शी कहती है आई एम सो सॉरी, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। फैंग जो था वो पहले था, बट अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड अब जो है शी के दिल में कोई और आ चुका था। अब ये कौन है फ्रेंड, ये तो हम आगे जानेंगे। वो मांस वाला बंदा है या फिर वो RM है, ये अभी सस्पेंस रहने देते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला इंसान मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगा। यहाँ पे कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ आने वाली है। अभी तो तुम शादी करोगे गू से, और उसके बाद तुम्हें उससे हर एक फैमिली होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम था तुम्हारी फैमिली का, तो वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली देगी। लेकिन अभी ये नहीं पता था गू के बारे में कि गू इसको उसने जेल डाल दिया है। ये बात उसे नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है फ्रेंड अभी इन दोनों की बात को शॉर्ट आउट कर दे, उसके बाद 3rd पर्सन का बात आएगा। यहाँ पे बोलती है शी अब काफ़ी देर हो चुका है फैंग, माफ़ी मांगोगी मैं तुम्हें माफ़ कर, पर तुम्हारे लाइफ में मैं वापस नहीं आ सकती हूँ। यहाँ पे RM बोलता है कि तुमने क्या कर दिया शी के साथ, और अब तो तुम्हें सुकून मिलता होगा, अब तो वो मर ही जाएगी। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाता है वो फैंग के ऊपर। कहता है तुम्हें नहीं पता है, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि शी हमेशा रॉन्ग है? नहीं, वो कभी रॉन्ग हुई नहीं है। रॉन्ग तो तुम थे, और उसे आज से ये बीमारी नहीं है। उसके जब कार एक्सीडेंट हुआ था तब से उसे कैंसर है, यानी कि वो 6 साल से उस चीज़ को झेल रही है, लेकिन उसने किसी को नहीं कहा। और उसे वो बेबी जो उसका बड़ा बेटा था, जो कि तुम्हारा 6 साल पहले बेटा था, उससे असर हुआ था उस कार एक्सीडेंट में। तुम्हें पता भी है, शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं, उसने उसके पीछे कितना खर्च किया है। और दूसरे बेबी को सेव करने के लिए उसने अपने जान पे खेल गई। यहाँ पे उसको पास्ट याद आता है, जहाँ से बोल रही होती कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन फ्रेंड्स की बातों पे यकीन नहीं करता। उसे लगता है फ्रेंड की ये फिर से ढकोसला कर रही है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे वो सारी पास उसके दिमाग में घूमता है कि शी ने उसे बताया था, लेकिन उसने नहीं सुना उसकी एक भी बात। यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्सा करता है, दीवार पे अपना हाथ मारता। अब दीवार पे अपने हाथ मारने से क्या होगा फ्रेंड, आप लोग ये बताओ, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे फैंग एकदम से पागलों की तरह रिएक्शन होने लगता है। यहाँ पे हंसता है RM, कहता है कि तुम्हारा हर्ट ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पे कॉलर पकड़ लेता RM को। यहाँ पे कहता अच्छा हस्बैंड तुम थे, तुम्हें जानना था, तुम्हें तो उसको डिवोर्स देने की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी ना, तो तुम्हें उसको डिवोर्स देने का था, तुम्हें उसको पनिशमेंट करने का था, तुम्हें उसको बुली करने का था। यहाँ पे वो उसे धक्का देता है, फैंग दीवार पे पटकता है।
यहाँ पे कहता है मुझे क्या सुनाते हो, हाँ, जबकि उसने तुम्हें सच बताने की 1000 बार कोशिश की, लेकिन बंदा के दिमाग में तो कोई और ही बात थी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पे फैंग आरएम को क्या बोल सकता था फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे तो फैंग सच में रॉन्ग है, आरएम तो सही है। यहाँ पे कहता है इसलिए मैं उसके साथ था, मेरा उसके साथ चक्कर नहीं चल रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि चलो अमेरिका तुम्हें लेके चलता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सोचा कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हाँ, भले ही मैं उसको डिवोर्स दे दूँ वो अलग बात है, लेकिन उसने तुम्हारा ही सोचा। उतने में आ जाती है कबाब में हड्डी यानी गू, और इस सिचुएशन में वो बोलती तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो जान, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, और मेरा गिफ्ट कहाँ है। ये बात सुन के फैन का पारा लाल हो जाता है। कहता अच्छा तुम्हें गिफ्ट चाहिए, वो उसे पुश करता है और कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, बहुत ही अच्छा वाला गिफ्ट दूंगा। यहाँ पे आरएम भी कुछ भी नहीं बोलता है उन लोगों के बीच में यहाँ पे, क्योंकि उसने पहले ही शी ने मना कर दिया था कि उन सबसे दूर रहना है। यहाँ पे वो बोलती है क्या सच में तुम मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दोगे। यहाँ पे बोलता है हाँ मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। मतलब फ्रेंड ऐसा कौन करता है हॉस्पिटल आने के बाद, ऐसे सिचुएशन में कौन बर्थडे गिफ्ट मांग सकता है। क्या आप लोगों ने ये गलती कभी की है, बिल्कुल भी गलती से ये मिस्टेक मत करना। यहाँ पे कहते हैं हाँ हाँ वेट वेट, फ़ोन लगाता है वो अपने लवर को, और यहाँ पे कहता है जो मेरा गिफ्ट है वो उसे लेके आओ। यहाँ पे कहता है ओके फैंग मैं समझ गया। यहाँ पे लॉयर बोलता है सारी इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो चुका है कि गोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बचा कुचा है वो तो पुलिस उससे उगलवा ही लेगी। वो जो रिपोर्ट थी कार एक्सीडेंट की, उसके मॉम डैड की सारी लॉयर निकाल लेता है। और यहाँ पे तो गू के मानो छक्के छूट जाते हैं कि ये क्या। उतने में पुलिस आ जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कहती है मिस गू आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि फैंग के मॉम डैड उसकी कार एक्सीडेंट का आरोप है आपके ऊपर। अब यहाँ पे गू बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी गू कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे वो बोलता है नहीं मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत पहले थी, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। अब जो भी बचा कुचा चीज़ें हैं वो तुम स्टेशन पे कबूलना है। यहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे कहती है ये तुम अच्छा नहीं करे फैंग, तुमने बहुत ज़्यादा रॉन्ग किया। यहाँ पे लॉयर कहता है कौन रॉन्ग है कौन राइट है ये तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा मिस को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट होगी। मैंने FIR दर्ज आपके नाम करवा दिया है। और एकदम से चश्मा ऊपर कर लेता है। यहाँ पे कहता है जो भी प्रूफ है जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसने पुलिस को दे दिया होता है गू के खिलाफ जो भी होती हैं। अब गू बोलती है कि ऐसा मत करो, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अरेस्ट नहीं करो। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे कोई किसी का नहीं मानता। ये चीज़ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई भी हुआ देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। एटलीस्ट गू तो गई वहाँ से, लेकिन यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि यहाँ पे शी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ पे बोलता है लॉयर कि डोंट वरी फैंग सब ठीक हो जाएगा। तभी बोलता है आरएम तुमने वो ठीक कर दिया, और इसका क्या। यहाँ पे कहता है क्या तुम्हें दिखा नहीं, मैंने अभी अभी जो किया वो सही किया। क्या मैं अगर पहले से ये सब जानता तो शायद ये सब चीज़ बहुत पहले हो जाता। आरएम कहता मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो लड़की ज़िंदगी और मौत से मुंह की लड़ रही है उस इंसान पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका जिम्मेदार तो वही इंसान है, उसको ज़िंदगी और मौत के मुंह से लड़वाने वाला। अगर यही चीज़ उसने पहले समझ लिया होता तो आज ये नहीं होता। यहाँ पे फैंग कहता बस बहुत हुआ तुम्हारी बकवास से, चुप करो, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। यहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने, बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और तुम दोनों को आर्ग्यूमेंट के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। प्रे करो कि तुम्हारी वाइफ बच जाए मौत के मुंह से, क्योंकि उसके लंग्स में जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है इन्फेक्शन, और अब 99% बचाना मुश्किल है। मैं साफ साफ तुम लोगों को कह दे रहा हूँ। यहाँ पे कहता फैंग नहीं डॉक्टर तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दूंगा, तुम्हें जहाँ से डॉक्टर को बुलाना प्लीज़ बुलाओ, लेकिन ठीक कर दो मेरी वाइफ को। मतलब आज फ्रेंड बोलता है शी को ठीक कर दो, जब शी की ठीक होने वाली थी उसने तब तो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बस अब आप लोग प्रे ही कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन है गॉड, अगर आप लोगों की बातें सुन ले तो, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। आई डोंट नो फ्रेंड क्या होगा स्टोरी में, ये तो हमें भी नहीं पता, शी मरेगी या फिर बचेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये चीज़ पहले होता तो शायद हम लोगों ने कोशिश करा था तो काम हो जाता, लेकिन आप लोगों को मैं झूठा उम्मीद भी नहीं देना चाहता हूँ। ये बात सुन के तो फैंग एकदम से हिल जाता है फ्रेंड, एकदम से टूट जाता है वो, एकदम से उसको धक्का लगता है बहुत ज़ोरों वाला कि ये क्या हो गया।
पल झपकते, क्या हो गया? लॉयर उसे संभालता और कहता, खुद को संभालो फैंग, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अगर तुमने हिम्मत हार लिया तो तुम्हें पता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो टूट चुका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो गलती उसी की थी। अगर 6 साल पहले वो ये सब चीज़ जान जाता तो ये लास्ट स्टेज वाला बीमारी उसकी वाइफ को नहीं होता। इधर दिखाया जाएगा जहां गो बैठी होती है आराम से पुलिस स्टेशन में, जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। तो यहाँ पे मर्डर का दिखाया जाता है, जो कि आंट मरी होती है शी और फैंग की फ्लोर से यहाँ पे कहती है कि इसमें कहाँ किसी का दिख रहा फेस, यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर आप लोगों को फेस मेरा दिख रहा है तो अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें तो साफ साफ सीसी कैमरे में दिख ही नहीं रहा है कि इसमें कौन किसका फेस है। यहाँ तक कि मरने वाले का भी फेस नहीं दिख रहा। वो हंस हंस के बातें कर रही थी फ्रेंड, मानो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि आप मुझे इस तरीके से अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, और इससे आप दिखा के मेरे में ब्लेम नहीं डाल सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ सही कर रही थी, क्योंकि फिर उस पर फेस दिख ही नहीं रहता। बिना फेस के कोई कैसे किसी को अरेस्ट कर सकता। अब ये सब चीज़ जो है फैंग और लॉयर सुन रहा होता। लॉयर बोलता है कि ये बहुत ज़िद्दी लड़की है, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है गू की ये सारी चीज़ें बातें सुन के। अब गू क्या अपने माइंड में गेम खेलेगी? गो जो है वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी किया है, किसी का भी मर्डर। यहाँ पे वो बोलती है पुलिस कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास एक ही एविडेंस है, मेरे पास दूसरा भी सीसी कैमरा है, जहाँ पे शी जो है वो ऊपर की फ्लोर के ऊपर से देख रही है और उसके ऊपर से वहाँ मर्डर हुआ है। यहाँ पे जो दिखाया जाता है जैसे कि शी भाग के आई होती है, उसका रिएक्शन ही कुछ और होता है। सीसी कैमरे से ये सारी चीज़ें निकल रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है गु कि अच्छा इससे क्या प्रूफ होता है कि मैंने उसे मारा, वहाँ पे शी भी तो थी, हो सकता है शी ने मार के नीचे वाली फ्लोर पे आ गई हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इससे ये प्रूफ थोड़ी होता है कि मैंने मारा। मतलब अपने बारे में फ्रेंड पूरा फुल कॉन्फिडेंस थी गु कि मानो कि उसे कभी कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे पुलिस भी सोच रही होती है कि ये कितनी ज़िद्दी लड़की है, और इधर का बात उधर घुमा रही होती है, और पुलिस भी एविडेंस नहीं ढूंढ पा रही होती है। यहाँ पे कहती है तुम्हें जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकती, और क्लैप करने लगती है काफ़ी खुश होके कि ओ मैंने तो किसी को मारा भी नहीं है, झूठ का मुझे तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता है अच्छा तुमने नहीं मारा तो ये क्या है, ये देखो तुमने कार एक्सीडेंट किया था ठीक 45 मिनट्स पहले। ये 6 साल की बात है, जो कि रिपोर्ट में साफ क्लियर होता है। उस दिन घर आई होती है मैकेनिकल बनकर, और यहाँ पे वो उसने अपने आप भेस को बदल दिया होता है, जो कि आन को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं गू थी, जिसको वजह से गू को भी ये सच्चाई पता हो जाती है, और उसने उसको मार दिया होता है कि अगर वो रहेगी तो शायद ये बात फैंग को पता चल जाएगी। ये वो सोच के हंस ही रही होती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर भी कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो पर तुम बच नहीं सकती हो, क्योंकि 6 साल पुराना भी मेरे पास सीसी कैमरे का फुटेज है जो कि तुम आई थी। ये देख के तो मानो गू के होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पे वो लेडी होती है जिसका मर्डर हुआ था फ्रेंड कुछ दिन पहले के लिए, जो कि गू ने किया होता है। यहाँ पे वो बोलता है इसके बारे में अब तुम क्या कहना चाहती हो। अब यहाँ पे गू क्या बोले, क्योंकि फ्रेंड साफ साफ दिखा रहता है भेस बदल के गू आती है, और यहाँ पे उसने बोला होता है झूठ कि वो घर आई है कार को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे ठीक उसके 45 मिनट्स के बाद वो कार जाती है जहाँ फैंग के मॉम डैड की डेथ हो जाती है। ये सारी बात इंस्पेक्टर कह रहा होता है। यहाँ पे कहता है और भी मेरे पास प्रूफ है, तुम जितना भी छुपना चाहोगी पर छुप नहीं सकती हो। यहाँ पे कहती है गो कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये सब तो कोई भी मन घर कहानी बना के कर सकता है। आजकल कौन क्या कैसे एडिटिंग करता है क्या मुझे नहीं पता है। कहता है अच्छा ये एडिटिंग है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करने लगती है गू। यहाँ पे वो बोलती है बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने इसे नहीं मारा है, अगर मुझे मारना होता तो शौक से मारती। यहाँ पे पुलिस भी बोलती है बस बहुत हुआ। यहाँ पे कहती है अच्छा ठीक है तो तुम्हें जो करना करो, पहले मेरे वकील से तुम्हें बात करनी होगी, उसके बाद ही तुम मुझे अरेस्ट कर सकती हो, जो कि कानून है। ऐसे तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा फुटेज एविडेंस नहीं है जो कि सिर्फ मेरे पे हो। अब यहाँ पे ये सब चीज़ फैंग सुन रहा होता है, और फैंग कहता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, उसे जाना होगा। यहाँ पे वो बोलता है लॉयर की नहीं मत जाओ, लेकिन यहाँ पे कहता नहीं, ये इसको इस तरीके से अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं ज़िंदगी भर अफसोस करूँगा। तभी अंदर आ जाता है फैंग और लॉयर भी आता है। यहाँ पे कहती है ओहो फैंग तो आप भी यहीं थे, देखो ना मुझे
इन लोगों ने ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया है, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पे कहता है फैंग, बस बहुत हो गया, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली, अब एकदम नहीं, अब एकदम खामोश हो जाओ तुम। यहाँ पे कहती है क्यों क्यों मैं खामोश हो जाऊँ जब मैंने कोई गलती की ही नहीं। यहाँ पे कहता है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, बस मैं इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में तुम्हें टाइम दे दिया। यहाँ पे कहती है ओहो, यानी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही चुके हो। अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे तो तुम्हें पहले करवाना चाहिए था ना मुझे अरेस्ट। अब क्यों, अब क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी होगी ना फैंग अब तो। यहाँ पे वो बोलता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉयर बोलता है तुम लाख कोशिश कर लो हर एक चीज़ छुपाने की, पर तुम छुप नहीं सकती हो। यहाँ पे कहता है फैंग कि अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पे बोलती है वो कि अच्छा ये सोचो कि मैंने तो सब कुछ किया था। हाँ, मैंने तुम्हारी वाइफ का मिसकैरेज करवाने की भी पूरी कोशिश की थी, बट अफसोस कि वो बच्चा ज़िंदा रह गया। ये बात का मुझे बहुत अफसोस है, मैं चाहती थी कि वो मर जाए और शी भी मर जाए। यहाँ पे वो खुद बोलती है। यहाँ पे गु कहता है अच्छा तो यानी कि तुमने खुद कहा। कहती हाँ मैंने किया, तुम क्या कर लोगे, लेकिन वो बच्चा तो ज़िंदा हो गया, लेकिन वैसे भी कोई कर्म का नहीं है, ऐसे भी आज नहीं कल तो उसे मरना है, क्योंकि उसे नहीं पता होता फ्रेंड कि उसके बड़े बेटे का ऑपरेशन हुआ है, फाइनली वो ठीक है। ये सब चीज़ तो उसे छुपा हुआ था। यहाँ पे वो बोलती है दूसरी चीज़ कि मैंने शी का लंग्स चेंज करवा दिया, जो कि ब्लड कैंसर था फ्रेंड उसको, और उसके लंग्स में भी। तो यहाँ पे उसने जो चेंज करवा दिया होता है लंग्स, यानी कि डॉक्टर को भी ये सब पता नहीं होता, ये सब चीज़ सोच रहा होता है फैन की क्या हुआ, कहीं गलत है उसको ऑर्गन्स लग गया फ्रेंड तो उसकी जान जा सकती है। यहाँ पे कहती है कि जाओ तुम्हें जो करना है अब कर लो, शी तुम्हारे हाथ से गई। यहाँ पे वो बोलता है कि हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पे वो बोलती है गु कि ओहो अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके ऑर्गन्स को लगाएंगे ही, और जैसे ही ऑर्गन्स लगेगा समझो कहानी ख़त्म, क्योंकि उसका जो ऑर्गन्स है वो उससे मैच होगा ही नहीं। जाओ अगर बचा सकते हो अपने शी को तो बचा लो। यहाँ पे बेचारा फैन काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है फ्रेंड कि ये क्या हो गया, वो अब कैसे क्या करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अंदर तो ऑपरेशन चल रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है तुमने मुझसे पंगा लिया था मिस्टर फैंग, ये बहुत बड़ी गलती तुमने कर दी, देखती हूँ मैं भी कि तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर शी को कुछ भी हो गया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। यहाँ पे कहती है तुम्हें मुझसे पहले तुम्हें अपने शी के पास जानी चाहिए, कि पता नहीं वो जिंदी भी है या फिर मर गई, पहले एक बार तुम उससे देख तो आओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ कर लोगे और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब यहाँ पे फैंक तो एकदम खून के आंसू रो पड़ता है फ्रेंड, इतना गुस्सा होता है कि जिस लड़की के लिए उसने इतना साथ दिया वही लड़की उसके पीठ पीछे इतना बड़ा वार की करना भी चाहिए। जो भी फैंक का फ़िलहाल सिचुएशन है वो ठीक ही है। यहाँ पे वो काफ़ी वरिड होता है, आके डॉक्टर को सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे इतना जल्दी ऑर्गन्स मिलना पॉसिबल नहीं था फ्रेंड, ऐसे भी लंग्स आर बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे वो बैठ के काफ़ी रो रहा होता है, तभी वहाँ पे आरएम आता है और आरएम कहता है कि शायद तुम इन सब चीज़ों से ये पहली बार गुजर रहे हो इसलिए तुम्हें इतना प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शी कितना इस दर्द से गुजरी है। रोज़ डेली वो जीती थी मरती थी। यहाँ पे आरएम और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है फैंक के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड आरएम को तो सारी चीज़ें पता थी शुरू से शी के बारे में। यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि काश कि तुम उसे समझ लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया, उसके दोनों बच्चे को कौन संभालेगा, क्या तुमने सोचा है? नहीं सोचा है फैंग। यहाँ पे वो बहुत गुस्सा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड फैंग भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे वो बोलता है बस तुम्हारा बहुत हुआ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी अपने बच्चे को ढूंढूं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं उससे ठीक करना चाहता हूँ और ख़ुद को अपने आप को संभाल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ तो बहुत खुश हूँ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। यहाँ पे वो उसका कॉलर पकड़ के उसे खूब मारता है, लेकिन यहाँ पे फैंग भी फ्रेंड कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो मार खा लेता है। गलती तो उसकी थी, रिग्रेट तो बहुत हो रहा था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि रिग्रेट होने टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करना। तभी यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है अगर तुम अच्छे होते इतने ही तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते, बल्कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती अमेरिका वापस लेके जाते। मतलब आज फैंग इतना अच्छा हो गया फ्रेंड कि वो किसी और को कह रहा है कि अमेरिका लेके जाने के लिए। क्या लगता है आपको उस टाइम वो पॉसिबल करने देता? इम्पॉसिबल था।
इधर बोलता है कि मेरा बेबी कहाँ है, लेकिन यहाँ पे आरएम उसे कुछ भी नहीं बताता। कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा बेबी कहाँ है। यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। ठीक है तुम मुझे मत, लेकिन मैं अपने बेबी को ढूंढ लूँगा। यहाँ पे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम अपने बेबी को खुद से क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत ले रहे हो। क्या पता वो तुम्हें पहचाने या फिर पहचाने से इनकार भी कर सकता है। ये तो अब तुम ही जानते हो कि तुम एक कैसे डैड हो, क्योंकि 6 साल तो तुमने अपना सब कुछ लॉस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे फैंग को बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है फ्रेंड कि उसने अपना बेबी भी खो दिया, सब कुछ। अब उसे सच में 6 साल के बाद कोई बच्चे को बोलता है कि वो उसका डैड है तो पॉसिबल नहीं है उस बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि आरएम और यहाँ पे होश आता है शी को, तो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे फैंग काफ़ी टूट जाता है, सोचता है कि वो अंदर जाए, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है इतना कुछ करने के बाद कि वो उससे फेस कर सके, इसलिए वो वहीं पे खड़ा रहता है। तभी यहाँ पे आरएम बोलता है तुम टेंशन मत लो, मामा का फ़ोन आया था, मामा कह रही है कि तुम कहाँ हो। तभी यहाँ पे शी बोलती है प्लीज़ मामा को ये सब कुछ भी मत बताना, ये सब सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहने दो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मामा को अपनी बीमारी का बताए, क्योंकि उसे पता था कि शी की माँ वैसे ही उनकी किडनी ख़राब है, कहीं और स्ट्रेस ले ली तो कहीं उससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो बोलती है प्लीज़ कुछ भी हो जाए आरएम, मामा को ये सब चीज़ नहीं बताना, कह देना कि मामा को कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आके उनसे मिल लूँगी, क्योंकि वो तो खुद बीमारी से बेचारी झूल रही थी। यहाँ पे वो बोलता है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इस बार मैं नहीं कुछ भी सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे बेचारी खामोश हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है अपनी माँ का, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी फ्रेंड, बहुत ही मुश्किल से उसने ढूंढा था, उन सब चीज़ों से निकाला था बाहर। अब नहीं चाहती थी कि वो उसकी माँ को कुछ हो। यहाँ पे आरएम कहता है डोंट वरी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, पैसे का भी सारा पैसा का अरेंजमेंट मैं करूँगा तुम्हारी मामा के लिए, क्योंकि जैसे वो तुम्हारी मामा है वैसे वो मेरी भी है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस तुम अपना सोचो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। यहाँ पे आरएम बोलता है तुम्हें सिर्फ फ़िलहाल तो अभी अपना सोचना है, और तुम्हारी मामा अभी मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अभी कोमा में है। उसकी जो मामा है फ्रेंड वो फ़ोन करके कोमा में चली जाती है, क्योंकि उसकी भी कंडीशन सही नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, लेकिन आरएम उसको संभालता है और कहता है जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओगी तब ना तुम अपनी मामा और अपने दोनों बेबी को संभाल पाओगी। तुम्हें तो पता है ना शी तुम्हारे लिए कितना हार्ड वर्क चल रहा है। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे पता है, मैं खुद से हिम्मत हार नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी अपनी ज़िंदगी से, मैं लड़ूंगी। बेचारी बोल के काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि फ्रेंड उसकी भी ज़िंदगी का कुछ भी कह नहीं सकते थे कि वो जिएगी या मरेगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सब फैंग सुन रहा होता है, फैंग काफ़ी रोने लगता है फ्रेंड्स की ये सारी बातें सुन के, क्योंकि वो एकदम से टूट जाता है, उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। कहता है आरएम ठीक है तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। यहाँ पे वो चला जाता है बाहर जहाँ खड़ा होता है फैंग। अब यहाँ पे फैंग को देखता है वो और कहता है अगर तुम्हारा दिल है उससे मिलने का तो तुम उससे मिल सकते हो। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। तभी यहाँ पे देख लेती है शीबी फैंग को कि वो किस तरीके से बाहर खड़ा हुआ और बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पे आरएम बोलता है बस इस बार कोई गलती तुम मत करना, याद रखना मेरी बात को। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कह के वो चला जाता है अंदर। अब यहाँ वो शी को देखता है फ्रेंड, जहाँ वो उसको देखकर काफ़ी रोने लगता है। शी हंसती है, कहती क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने ब्रेव हो, सडनली तुम्हें क्या हो गया फैंग। यहाँ पे वो बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ शी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे माफ़िल के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुई है। मैंने ही ये सब चीज़ किया है और तुमसे करवाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं सका, तुमने कहा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी मामा को, मैं उन्हें ठीक करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारी मामा को कुछ भी मैं होने नहीं दूँगा, बस तुम ठीक, आई प्रॉमिस, सब ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ पहले जैसे कर दूँगा, जैसे सब कुछ पहले हुआ करता था, मैं और तुम और कोई भी नहीं। यहाँ पे शी उसकी बातें सुन के हंस रही होती है फ्रेंड, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इंसान सच में इतना चेंज हो गया है या फिर उसको इतना बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से वो पागल हो चुका है। यहाँ पे शी बोलती है कि
तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो? यहाँ पे कहता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं चाह रहा था तुमसे बात करना, पर मैं कैसे बात करूँ तुमसे, मैं क्या बात करूँ, मैं कैसा फेस दिखाऊँ? मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी मांग सकूँ, तुमसे कुछ कह सकूँ। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। और एक तुम जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। यहाँ पे शी सिर्फ सुन ले रही होती है उसकी बातें। यहाँ पे वो बोलता है मैं बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकता हूँ शी, लेकिन मैं आज का कल अच्छा कर सकता हूँ, हमारा आज। प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। यहाँ पे शी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था ना फैंग कि मैं जीऊँ या मरूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आज तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ, तुम्हारी लाइफ से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब मेरे दिल में वैसा कोई फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे कहता फैंग नहीं शी ऐसा मत बोलो प्लीज़, मैं बहुत बड़ा सॉरी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पहले जैसा गलतियाँ कभी नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करो। लेकिन अब शी कहती है आई एम सो सॉरी, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है फैंग, जो था वो पहले था बट अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड अब जो है शी के दिल में कोई और आ चुका था। अब ये कौन है फ्रेंड, ये तो हम आगे जानेंगे। वो मांस वाला बंदा है या फिर वो RM है, ये अभी सस्पेंस रहने देते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला इंसान मैं हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगा। यहाँ पे कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ आने वाली है। अभी तो तुम शादी करोगे गू से, और उसके बाद तुम्हें उससे हर एक फैमिली होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम था तुम्हारी फैमिली का, तो वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली देगी। लेकिन अभी ये नहीं बताता गू के बारे में कि गू इसको उसने जेल डाल दिया है, ये बात उसे नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है फ्रेंड अभी इन दोनों की बात को शॉर्ट आउट कर दे, उसके बाद 3rd पर्सन का बात आएगा। यहाँ पे बोलती है शी अब काफ़ी देर हो चुका है फैंग, माफ़ी मांगोगी मैं तुम्हें माफ़ कर, पर तुम्हारे लाइफ में मैं वापस नहीं आ सकती। को स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंग रिग्रेट कर रहा होता है, बट शी कह देती है इट्स ओवर, जब करना था तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की बट तुमने नहीं माना। सच में फ्रेंड उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ किस तरीके से फैंग शी को मारपीट कर रहा होता है और उसको तानाशाही दे रहा होता है कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड की डेथ हुई, जिसकी वजह से वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। ये सब चीज़ उसको याद आ रहा होता है, जो कि बहुत अफसोस हो चुकी है। इसलिए फ्रेंड कभी भी कुछ ऐसा गुस्से में ना कर दिया जाए जो कि बाद में भरपाई होता ही नहीं है। ये रियल लाइफ में भी होता है फ्रेंड बहुत लोगों के साथ, तो प्लीज़ कोई ऐसा ना करे जिससे कि आगे अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना हो। यहाँ पे शी एकदम से एंड कर देती है उसके साथ, जो भी उसका रिश्ता था वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था फ्रेंड, बस थोड़ा बचा कुचा था इंसानियत के नाते। वो भी बोलती है शी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। तभी वो लोग लास्ट बार फैंग के कहने पे स्टार देखने जाते हैं, जो कि साथ में स्टार एंड मून होता है। यहाँ पे शी को ये चीज़ बहुत पसंद थी साथ में फैंग के देखना, लेकिन पहले की बात कुछ और थी फ्रेंड और अब की बात कुछ और है। यहाँ पे फैंग बोलता है कि शी प्लीज़ रुक जाओ ना, मेरी गलतियों को इस तरीके से तुम मत करो रिएक्ट, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड, ऐसी बात शी ने ठान लिया था कि अब ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी। जो सोच ली थी उसने एकदम से उसे वही करना था। यहाँ पे वो अपना व्हील चेयर पे जा रही होती है और कह देती है कि प्लीज़ पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। तभी वहाँ पे RM होता है उसे लेने के लिए और RM के साथ ही वो जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे फैंग भी उसे रोकता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने तो सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी की कर ही दी है। RM उसे इशारा करता है कि कभी भी लौट के मत आना। इधर वहीं पे वो डेस्क पे लेटा होता हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ मॉर्निंग हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे लॉयर आता है। लॉयर बोलता है अरे फैंग तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे कहता है कि मैं स्टार देख रहा हूँ। मतलब उसके दिमाग में इतना भारी सदमा लगा था फ्रेंड कि सूरज की रोशनी में भी उसे स्टार ही दिख रहा था। तो लॉयर कहता है क्या तुम्हें स्टार दिख रहा है? ऊपर देखो बहुत तेज़ धूप आ चुकी है, स्टार एंड मून वो तो रात में ही ख़त्म हो चुके हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? फैंग बोलता है तुम पागल हो चुके हो, मेरी नज़रों से देखो कितने सारे स्टार्स एंड मून चमक रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, इस बात से तो हम समझ सकते हैं। लॉयर बोलता है फैंग उठो,
ऐसे करोगे तो कैसे केस तुम लड़ोगे गू का, क्या तुमने सोचा है? यहाँ पे कहता है मेरा सब ख़त्म हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया और अब मैं रहा ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। यही चीज़ ना फ्रेंड पहले अगर सोच लेता तो ये दिन तो उसको नहीं दिखना होता ना, अंधेरे में रोशनी उसको नज़र आती। तभी यहाँ पे लॉयर कहता है फैंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट हमने सर्च करवाया और इन्वेस्टिगेशन करवाया, सब गू के ख़िलाफ़ है, बोलो क्या करना है। यहाँ पे कहता है तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँ, लेकिन तुम शायद एक चीज़ भूल रहे हो। कहता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ? कहता है खुद सोचो क्या भूल रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मैंने तो बहुत बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी की कर दी ये लॉयर, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड दूसरा रूप भी तो है जहाँ वो मिस्टीरियस पर्सन बना हुआ है, ये चीज़ तो वो भूल ही चुका था। यहाँ पे लॉयर कहता है क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? सोच लो, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है आगे, क्योंकि जो लड़की तुमसे इतना हेट करती है, तुम्हें देखना नहीं पसंद करती, तुमसे दूर जा चुकी है, अगर वो सच जानेगी तो क्या होगा। कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये चीज़ कभी होने दूंगा ही नहीं, मैं उसे कभी सच बताऊंगा ही नहीं, एटलीस्ट वो मेरे पास तो रहेगी। क्योंकि एक चीज़ कंफर्म हो चुका था फ्रेंड, शी जो है वो मिस्टर मैन से लव करने लगी थी, क्योंकि उसके हर बुरे वक्त में वही इंसान साथ दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, भले वो फैंग वो अलग मैटर है। तभी फैंग बोलता है मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास है दूसरी लाइफ, मैं उसे अपनी तरफ ला सकता हूँ। यहाँ पे लॉयर हंसता है, कहता है ठीक है जो भी है सोच समझ के कदम करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार उसे और तकलीफ़ हो। तभी उसका मैसेज आता है शिका कि तुम कहाँ हो। ये चीज़ देख के तो मानो फैंग एकदम गार्डन हो जाता है कि उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे मैसेज किया, पागलों की तरह बकने लगता है। यहाँ पे वो दिखाता लड़को, ये देखो उसका मैसेज, या कि वो मुझसे प्यार करती है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। यहाँ पे कहता है ठीक है अब तुम जाओ। यहाँ हॉट सी लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आती है और एकदम से मिडनाइट होती है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है शी और बहुत ही हॉट भी फ्रेंड। तो वो आती है अंदर जहाँ बहुत ही रोमांटिक से स्पेस होता है, सारी लाइटिंग ऑफ होती है, मिड लाइट होती है, और जहाँ फैंग उसको अपनी बाहों में खींच लेता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा किस भी होता है। फैंग को बहुत ही अच्छा फील होता है कि फाइनली वो लड़की जिससे वो एकदम से उम्मीद एक होप खो चुका था वो उसके पास है। फ्रेंड्स सबको अच्छा लगेगा ही। अब यहाँ पे उसे तसल्ली तो इस बात की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं एक डर भी सता रहा होता है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सिचुएशन क्या है नहीं है, मैं नहीं सोच पाई, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पे वो उसे हक करती है। फैंग को तो फ्रेंड बहुत सुकून मिलता है, लेकिन फ़र्क ये था कि फैंग के जगह वो मिस्ट्रेस इंसान था। अभी तक तो ये चीज़ रिवील ही नहीं हुई शी के सामने। फैंग कहता है तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन जब तुम मेरे पास आई तो मानो एक उम्मीद आ गया, एक जान आ गया। यहाँ पे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ पे कहता है अरे कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था जब इंसान कोई किसी से लाइक करता है और वो इंसान दूर चला जाता है तो बहुत चेंजिंग हो जाती है लाइफ में। शी को फ्रेंड यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी बातें, क्योंकि यहाँ पे तो वो फ़िलहाल एकदम फैंग के बाहों में थी और उसे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल रहा था कि वो उसके साथ है, उसके पास है, क्योंकि हर बुरे वक्त में वही इंसान उसने साथ दिया, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, भले ही उसने आज तक उसका फेस नहीं देखा हो। यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने कैसे रहा मेरे बिना। यहाँ पे वो बोलता है मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं चाह रहा था कि लाइफ सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कभी कभी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। शी कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब दोनों लोग बातें तो कर रहे हैं फ्रेंड आपस में एक दूसरे का, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं। यहाँ पे वो उसके गालों पे हाथ फेरती है और शी कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। को देखता है और उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम आखिर ये मास्क क्यों नहीं हटाना चाहते हो?
लेकिन वो उसने मना कर देता है कि तुम्हें ये सब चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है, जब वक्त होगा तो वो मैं खुद हटा दूंगा। यहाँ पे कहती है मैं उस इंसान को देखना चाहती हूँ जिसे मैं लव करती हूँ। यहाँ पे कहता है फैंग कि ये अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था फ्रेंड की कुछ भी देख ले। अब यहाँ पे इन दोनों के एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी उसका मांस नहीं हटा सकती थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम मुझे छोड़ के तो कभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पे कहता है फैंग नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये जा रही होती है डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि अब वो फैंग के साथ नहीं रहना चाहती थी फ्रेंड, वो अब उस मिस्ट्रेस मैन के साथ रहना चाहती थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि वो डिवोर्स ले ले। तभी वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, जहाँ बाहर वेट कर रहा होता है कोर्ट के फैंग। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि वो करे भी तो क्या करे। वहाँ पहुँच जाती है ऐशी और कहती है कि हाँ तो बोलो तुम रेडी हो। यहाँ पे कहता हाँ मैं तैयार हूँ। यहाँ पे कहती है ठीक है, और वैसे भी अब सोचते समझने का टाइम जा चुका है, मुझे वैसे भी तुमसे अब डिवोर्स लेनी है। यहाँ पे दोनों के हाथ में रेड कार्ड रहता है, क्योंकि अब ये दोनों अलग होके अलग अलग लोगों से शादी करने वाले थे। यहाँ पे वो बोलता है फैंग कि एक बार तुम सोच लो। यहाँ पे शी कहती है नहीं मैंने सोच लिया है, मुझे आगे का फ्यूचर देखना है, और तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब और नहीं। इतना कह के वो अंदर चली जाती है। अब बेचारा फैंग क्या कहे कि शी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। तभी यहाँ पे लॉर बैठी भी होती है और वो दोनों बोल रही होती है एक बार आप लोग आपस में बातचीत कर लें, क्योंकि इसके बाद से आप लोग अलग हो जाएंगे तो फिर आप लोग कभी एक नहीं हो सकते। अब तो फैंग तो चाहता था फ्रेंड, लेकिन शी नहीं चाहती थी। अब दोनों लोग चाहते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे शी कह देती है नो, हम दोनों को सारे पेपर्स आप बता दें, हम लोग साइन करने को तैयार है। तो वहाँ पे वो बोलती है ठीक है। आप लोग उस साइड बैठे जहाँ एक कपल्स बैठे होते हैं, उन दोनों के बीच में भी डिवोर्स हो रहा होता है, लेकिन वो लोग अपना मामला जो है फ्रेंड शॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। ये दोनों फैंग और शी सुन रहे होते हैं। तभी फैंग बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि डिवोर्स से पहले भी एक चांस लोगों के पास होना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ पे शी कहती है नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो कोई लोग अलग होते ही नहीं। अब यहाँ पे फैंग भी क्या बोले फ्रेंड, वो भी चुप ही हो जाता है। वहाँ पे वो उन लोगों को नेक्स्ट डेट का इंतज़ार करना होगा, देन उन दोनों के बीच में डिवोर्स होगी। तभी वो लोग बाहर निकल जाते हैं बिना एक दूसरे से बात किए हुए। वहाँ पे शी भी उससे बात नहीं करती है फैंग भी, और फैंग कोशिश भी करता बट नहीं। तभी वहाँ पे आ जाता है चीकू यानी शी का बेटा, और फैंग देख के दंग रह जाता अपने बेटे को, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम देखा होता फ्रेंड। वो 5 साल का हो चुका है। कहता है कितना बड़ा ये हो गया है, साथ में होता है आर एम उसके पास उसका केयर करता है। अब यहाँ पे उसे शक होता है कहीं शी का अफेयर आरएम से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मिस्ट्रेस मैन से भी चल रहा है आरएम से भी। वो शॉक में था। तभी यहाँ पे कहती है मामा मैं आपसे कितना दूर हो गया था, मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पे बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो उसे लेके चली जाती है। अब बेचारा यहाँ पे वो रेड कार्ड को देखता है कि अगर ये डिवोर्स नहीं होगा तो ये मेरा होगा बेबी। इधर दिखाया जाता है उसकी मॉम को, जहाँ पे गु आती है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है गु तुम आ गई, तुम जेल से छूट गई, क्या किया उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ, मतलब इतना उसने गलती करने के बाद भी उसकी मॉम और उसके डैड तो उसके ही सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे कहती है मॉम उन लोगों को कोई एविडेंस मिला ही नहीं और मैं उन लोगों से छूट गई, अब वक्त आएगा मेरे पास। तभी यहाँ पे शी जाती है मिस्ट्रियस मैन के पास और यहाँ पे वो बोलती है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि फ्रेंड फैंग अपने बेटे को देखने आ रहा था तो वो ऐसे तो आ नहीं सकता था, लेकिन हाँ मास्क के थ्रू तो वो ज़रूर आ सकता था। यहाँ पे वो बताती है कि इसके डैड ने इसे कब का छोड़ दिया, इसके डैड को लगता है कि ये बेबी उसका है ही नहीं, वो उसे बता रही होती है। फैंग को इन सब चीज़ को बातों का रिग्रेट तो बहुत फील होता है, बट क्या करे, ऑप्शन भी तो कुछ नहीं था। तभी यहाँ पे वो बोलता है तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पे कॉल आता है जहाँ पर उसके बेबी को उसने किडनैप कर लिया होता है गू ने। अब ये बात सुन के वो दौड़ के जा रही होती है, लेकिन फैंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि फैंग को तो पता है फ्रेंड उसने दिया था किसको बेबी। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचता है वहाँ देखता है कि वहाँ पे ओल्ड मैन बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि
उसके बेबी को उसने पानी में डुबा दिया होता है। जैसे तैसे करके वो बाहर निकालती है हॉस्पिटल के, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे हो जाते हैं फ्रेंड जो मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फैंग बीच में आ जाता है जिसकी वजह से चोट लग जाती है। अब ये सब चीज़ सुन के कि वो बच्चा बच गया है और ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पे वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम क्या करें, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसे उस बच्चे को मारना था, लेकिन शी को उस बच्चे को अपने बचाना था। यहाँ पे वो बोलता है फैंग कि तुम जाओ, तुम जल्दी मुझे छोड़ दो, बेबी को बचाना ज़रूरी है। शी भाग जाती है बेबी को लेकर फ्रेंड हॉस्पिटल। यहाँ फैंग बहुत मार खा चुका होता है। यहाँ पे वो अंदर अपने बेबी को एडमिट आईसीयू में करवाती है, क्योंकि पानी के डूबने की वजह से बच्चे की सांस नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे बोलती है डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को सेव कर देना। तभी यहाँ पे जो होते हैं ओल्ड मैन वो जल्दी से फैंग को लेके जाते हैं, लेकिन फैंग देखता है मेरा मास्क कहाँ है। यहाँ पे कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुमने शी से हाइड किया, मैं ये राज किसी को बताऊँगा भी नहीं। यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट कर देते हैं वो ओल्ड मैन। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मुझे जाना होगा बेबी के पास मेरे, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे मना भी करते कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं, लेकिन वो कोट पैंट पहन के आ जाता है। तभी वहाँ पे बोलती है शी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मेरा बेबी यहाँ है, तुमने गू को अपनी लाइफ में ला के ये काम किया। वो उसे एक थप्पड़ कस के मारती है, जो कि उसे पहले मारना चाहिए था। यहाँ पे कहती है तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो, तुम्हारा बच्चा होने के बाद भी तुम जानते हो कि तुम्हारा कितना खतरा है गू से, लेकिन मेरे बच्चे को तुमने मरवाने की कोशिश किया। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे बेचारी काफ़ी चिल्लाती है। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर बेबी को देता है और बेबी फाइनली सेफ है फ्रेंड। ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फैंग जाके एक थप्पड़ मारता है गू को और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन गू ने साइन किया हुआ करवा लिया होता है ज़बरदस्ती कि जो फैंग उससे शादी करेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेबी जो होता है फ्रेंड वो दौड़ के जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी मामा उसके पास वापस आ गई है। बोलती है अब सब ठीक है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। कहते हैं मामा आप हमेशा क्यों चली जाती हो। यहाँ पे कहते हैं अब मैं कहीं कभी भी नहीं जाऊँगी। इधर जो है उसने फोर्सफुली फैंग से शादी करने के लिए कहा होता है और ना चाहते हुए भी फैंग को शादी करनी पड़ती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फ्रेंड शी के साथ वो कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पे जो है वो प्लानिंग कर लेता है लॉयर से मिल के कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी गू से। अब साइन तो साइन होता है फ्रेंड। इधर जो है ये बात पता चल जाती है, क्योंकि गू ने मैसेज कर दिया होता है शी को। इसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसकी लाइफ में यही था। इधर तैयार होके आ जाता है फैंग। यहाँ पे काफ़ी खुश होती है गू के फैंग तुम आ गए, क्योंकि वो तो इसी दिन का फ्रेंड ताबी से वेट कर रही थी। तभी कहता है चलो कार में बैठ के हम लोग चर्च चलते हैं। यहाँ पे इधर बेबी को देखने को मिलेगा जो कि डैड के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा होता है फ्रेंड। यहाँ पे उसकी बोलती है शी कि तुम्हारे डैड बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होंगे। यहाँ पे कहता मम्मी हमेशा आप यही बोलते हो, बट अभी तक मेरे डैड मेरे पास नहीं आए हैं। तभी यहाँ पे लॉयर फ़ोन करता है फैंग को कि तुमने जैसा बोला था वैसा ही होने वाला है, तैयार रहना। कहता है ठीक है, क्योंकि फैंग ने भी अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में घेर लिया होता है। तभी सडनली एक्सीडेंट होता है और सब कुछ फ्रेंड ब्लैंक हो जाता है। और यहाँ पे पूरी कार की एक्सीडेंट बहुत ही गंदी तरीके से हो जाती है। तभी यहाँ देखने को मिलेगा जो गू होती है उसको काफ़ी चोटें और ब्लीडिंग आ रही होती है। और यहाँ पे मेन मोटिव था फैंग का कि वो एक्सीडेंट करवाए, भले वो मर क्यों नहीं जाए, लेकिन वो शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ से फैंग निकल जाता है सही सलामत। चोटें उसे काफ़ी आई थी, लेकिन यहाँ पे गू जो है वहीं पे वो मर जाती है फ्रेंड। उसने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया लाइफ, बहुत ज़्यादा। इधर इंतज़ार कर रही होती है कि अब वो आए जिसकी वजह से डिवोर्स हो, लेकिन फ्रेंड उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जहाँ एक्सीडेंट हो चुका था फैंग को, ये बात जैसे ही पता चलती है शी को वो दौड़ते हुए जाती है कि क्या हो गया है फैंग को। उसने गंदा वाला एक्सीडेंट सुना था। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना होता है जहाँ उसकी ऑपरेशन हो रही होती है। वही मिस्ट्रेस बंदा उसके साथ होता है। ये देख उसे काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड उसका लास्ट स्टेज था और यहाँ पे चाह रहा था फिर किसी तरीके से भी शी बच जाए। यहाँ पे वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है डोंट वरी सब ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है सच में डॉक्टर? कहता है हाँ सच में। सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। फाइनली ये सब ठीक हुआ और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि उसने ही फ्रेंड लंग्स का बंदोबस्त किया होता है।
अब यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है फैंग कि उसकी वाइफ ठीक है। यहाँ पे शी को भी होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पे फैंग है यानी मिस्ट्रेस मैन। यहाँ पे वो बोलती है आज मैं ये मास्क हटा के रहूँगी, प्लीज़ तुम मुझे रोकना मत, मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो, कौन फरिश्ता मेरे बंस के आए हो। लेकिन जैसे ही मास्क खोलती है फिर वो देख के हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं होता, वही बंदा उसका हस्बैंड होता है। यहाँ पे वो बोलती है ये सब क्यों। यहाँ पे कहता है मुझे बहुत रिग्रेट था लेकिन तुम मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ होते हैं एक दूसरे के और सारे पास्ट को भुला के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहाँ एक बेबी बॉय बेबी गर्ल होती है जो कि मॉम डैड उसको भी मिल जाते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी टाइम्स के बाद ये पल उन दोनों के लाइफ में और बेबी के मॉम डैड को मिलने के लाइफ में आया होता है। फिर इधर अगेन फैंग प्रपोज करता है शी को और शी ये देखे काफ़ी खुश हो जाती है। इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा किस्सा होता है। इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम लोग फिर मिलेंगे न्यू ड्रामा के साथ।